हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है सभी अच्छे होंगे। ओके, तो लास्ट क्लास में हम लोग सॉल्ट हाइड्रोलिसिस शुरू किया था, राइट। मतलब लास्ट में हमने क्या क्या पढ़ा, सॉल्ट पढ़ा और सॉल्ट के बाद सॉल्ट को कैटेगराइज किया और दो टर्म से हम लोग वाकिफ़ हुए। दो नए नए टर्म थे, एक थे हाइड्रोलिसिस कांस्टेंट और दूसरा था डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस। यही दोनों नए नए टर्म थे। दोनों क्या होता है, कैसे एक्सप्रेशन निकालते हैं, हमने लास्ट क्लास में सीखा था। कोई दिक्कत तो नहीं आया था वहाँ तक, क्योंकि अब उसका यूज़ आने वाला है। तो उससे पहले हम लोगों ने सॉल्ट को 4 कैटेगरी में बांटा था। कैसे बांटे थे, बहुत सिंपल तरीका था। क्या करना है, हमें एसिड लेना है और बेस लेना है। आइए, कौन से सॉल्ट की बात हो रही है। हम लोग सॉल्ट जानते हैं, 3 टाइप के हम लोग जान रहे हैं। कौन कौन, सिंपल, डबल एंड कम्प्लेक्स। डबल और कम्प्लेक्स की बात तो एक अलग चैप्टर ही है, उसके लिए हम लोग बात करेंगे सिंपल सॉल्ट की। तो सिंपल सॉल्ट को फिर कैटेगराइज किया गया है कितने में, 4 कैटेगरी बनी उसकी। कैसे बनाए थे हम लोगों ने देखा था। क्या करना है, एसिड और बेस लेना है। और एसिड या बेस के कितने, 2 तरह से हो सकते हैं, या तो स्ट्रॉन्ग होंगे या फिर वीक होंगे। जैसे एसिड स्ट्रॉन्ग होगा और वीक होगा, वैसे ही बेस भी स्ट्रॉन्ग और वीक होगा। और इस तरह से फिर हमने कम्बिनेशन बनाया था। तो 4 कम्बिनेशन बने थे, स्ट्रॉन्ग एसिड, स्ट्रॉन्ग बेस, स्ट्रॉन्ग एसिड, वीक बेस, वीक एसिड, स्ट्रॉन्ग बेस, वीक एसिड, वीक बेस। इस तरह से 4 कम्बिनेशन बने थे। अब उन चारों को क्या करना है, जो सॉल्ट बने हैं इनको पानी में डालना है। यानी वाटर से पानी में डालने का मतलब क्या हो, पानी से रिएक्शन करवाना है। अब वही रिएक्शन जब रिएक्शन करेगा उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, सॉल्ट हाइड्रोलिसिस कहते हैं, है ना। रिएक्शन किसका, सॉल्ट का रिएक्शन वाटर के साथ क्या कहलाता है, सॉल्ट हाइड्रोलिसिस। अब इसके बाद हम लोगों ने इसका एक्सप्रेशन निकाला था कि एच का वैल्यू आया था, डिग्री क्या बोलते हैं इसको, हाइड्रोलिसिस कांस्टेंट बोलते हैं। और उसके बाद फिर पढ़ा था डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस, यानी एच के बारे में बोला था कि सिंपली आपको अल्फ़ा के बारे में सोचोगे तो वही चीज़ यह भी है, सेम है। बस फ़र्क क्या है कि यहाँ पर क्या होता है, हाइड्रोलिसिस हो रही होती है। ठीक है, चलिए। तो अब हम लोगों के पास 4 सॉल्ट है, तो चारों सॉल्ट को हम लोग 1 बाय 1 करके पानी में डालेंगे और देखेंगे उससे क्या फ़र्क पड़ता है। तो क्या सॉल्यूशन का नेचर चेंज होता है, तो चेंज होता है या भी नहीं होता। अगर चेंज होता है तो कैसा चेंज होता है, उसका नेचर में किस तरह की चेंजिंग आती है तो उसको कैसे निकालेंगे। तो ये सब बारे में हम लोग आज पढ़ेंगे। तो पहला हेडिंग डालेंगे, हाइड्रोलिसिस ऑफ हाइड्रोलिसिस ऑफ सॉल्ट ऑफ हाइड्रोलिसिस ऑफ सॉल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस। हम लोग पहला केस लिया है क्या, जब हम लोग हाइड्रोलिसिस करने जा रहे हैं किस सॉल्ट का, वो सॉल्ट जो किससे बना हो, स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस से बना हो। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल देखो, NaCl, KCl, K2SO4 एक्सेट्रा। ये सभी सॉल्ट कैसे हैं, स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस से बने हुए हैं, है ना। अब क्या करना है, इन्हें हमें वाटर में डालना है, यानी वाटर से रिएक्ट करवाना है। क्या देखते हैं ये रिएक्ट करेगा कि नहीं करेगा। तो पहले हम यहाँ पे एक एग्जांपल, जो इनमें से एक एग्जांपल ले रहे हैं वो है NaCl ले रहे हैं। तो इसमें 2 पार्ट होंगे, एक होगा Na प्लस और दूसरा Cl माइनस होगा। ये किधर से आ रहा है, comes from strong base, कौन सा, NaOH, है ना। उसी तरह से ये किधर से आ रहा है, comes from strong acid, कौन सा, HCl। यानी इसमें जो NaCl में है दोनों ही पार्ट कहाँ से आ रहा है, स्ट्रॉन्ग पार्ट है। अब क्या करेंगे, इसका वाटर में हम इसको रखेंगे। आइए, NaCl
एक काम करो, यहाँ तक नोट करो, फर्दर आगे हमको तो इधर बताएंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। ठीक है, जल्दी से इसको नोट करो, फिर फर्दर बता रहे हैं आगे। कर लिए, आजा। अब देख, तो हमने देखा, हम लोग एग्जाम्पल लेके चल रहे हैं, कौन सा, NaCl लेके चल रहे हैं, और इसमें देख रहे हैं कि सोडियम आयन और क्लोराइड आयन दोनों ही जो है एक स्ट्रॉन्ग पार्ट से, दोनों ही क्या आया है, स्ट्रॉन्ग पार्ट से आया है। सोडियम आयन आया है स्ट्रॉन्ग बेस से और क्लोराइड आयन आया है स्ट्रॉन्ग एसिड से। अब क्या इसका हम लोग अगर पानी में डालेंगे तो क्या फ़र्क पड़ेगा, वो हमें चेक करना है। आइए देखो, तो हमने लिया है NaCl, इसको हमने वाटर में डाला, तो मान लो तो ये कितनी पार्ट में टूटेगा, H प्लस और OH माइनस। इधर क्या है, Na प्लस और Cl माइनस। अगर आना भी है तो इसके पास कौन आएगा, ये वाला आएगा, है ना, और इसके पास ये वाला आएगा। तो इस तरह से क्या बनेगा, इधर देखो तो NaOH और HCl। अगर ऐसा होता है तो पहले हम ये देख रहे हैं, अगर ऐसा होता है मतलब सोडियम आयन और क्लोराइड आयन अगर रिएक्ट करता है, NaCl अगर वाटर से रिएक्ट करता है तो हमारे पास क्या बनेगा। हम लोग बात किए थे सॉल्ट हाइड्रोलिसिस में कि सॉल्ट क्या करता है, वाटर से रिएक्ट करके एक एसिड और दूसरा बेस बनाता है। तो यहाँ पर तो नज़र आ रहा है बेस है और एसिड है, लेकिन ऐसा होता है क्या, क्योंकि ये दोनों कैसे हैं, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, NaOH भी कैसा है स्ट्रॉन्ग और HCl भी कैसा है स्ट्रॉन्ग। तो ये दोनों क्या होगा, फर्दर क्या हो जाएगा, टूट जाएगा तुरंत। जब ये टूटेगा तो कैसे टूटेगा, Na प्लस और OH माइनस, और फिर ये भी टूटेगा H प्लस और Cl माइनस। अगर बाय द वे, मैं एकदम ऐसा होता ही नहीं है, अगर मान लो कि हो गया तो क्या हुआ, फिर ये दोनों स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, ये टूट जाएगा और टूट के और फिर ये क्या होगा, H प्लस और OH माइनस दोनों मिलकर क्या बना देगा, H2O बना गया। तो कोई फर्क पड़ा, सोडियम आयन और क्लोराइड आयन जैसा था वैसे ही रह गया। पहले भी ये क्या था, Na प्लस और Cl माइनस के फॉर्म में था, बाद में भी Na प्लस और Cl माइनस के फॉर्म में ही रह गया, कोई चेंजिंग ही नहीं है। मतलब एक्चुअली फैक्ट यहाँ पर ये होता है कि NaCl का जो पार्ट है, Na प्लस और Cl माइनस, ये वाटर से रिएक्ट ही नहीं करता। मतलब या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, देखो Na प्लस Cl माइनस दोनों क्या है, स्ट्रॉन्ग पार्ट है, और वाटर लिया, जब इसको पानी में डाला तो सोडियम आयन से रिएक्ट नहीं करेगा, ये ऐसा ही रहेगा Na प्लस के फॉर्म में और H2O और Cl माइनस, कोई चेंजिंग ही नहीं आने वाला। अगर बाय द वे मान लो NaOH और HCl बन रहा होता तो हम लोग घर पे ही एसिड और बेस बना लेते, नमक डालते पानी में, हमें एसिड तैयार हो जाता और बेस तैयार हो जाता। लेकिन ऐसा है नहीं, हम लोग नमक डालते हैं NaCl घर पे तो क्या होता है, उसका pH कोई चेंजिंग आता है नहीं। इसका मतलब ये होता है कि वो रिएक्ट ही नहीं करता। देखो तो हमने NaCl जब पानी में डाला तो क्या कोई चेंजिंग आया, Na प्लस जैसे था वैसा ही है, Cl माइनस जैसे था वैसा ही है, H2O तो था ही H2O में। तो इसका मतलब इससे ये पता चल गया कि हाइड्रोलिसिस जो है स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस से बने हुए सॉल्ट की नहीं होती है। क्या मालूम हुआ यहाँ तक हमें, अभी तक हमें क्या क्या पता चल गया इतना दूर से। एक पहला पॉइंट तो ये मालूम हो गया कि सॉल्ट हाइड्रोलिसिस जो हुआ था, सॉल्ट हाइड्रोलिसिस क्या होता है कि सॉल्ट का वाटर से रिएक्शन होना चाहिए और क्या बनना चाहिए, एसिड और बेस बनना चाहिए। लेकिन यहाँ बन रहा है क्या, ना एसिड बन रहा है ना ही बेस बन रहा है। तब इसका मतलब यहाँ पे क्या हो रहा है, रिएक्शन नहीं हो रहा है। रिएक्शन नहीं हो रहा है मतलब सॉल्ट हाइड्रोलिसिस नहीं हो रही है। तो पहला पॉइंट तो यहाँ मैं ये समझ में आ गया कि सॉल्ट जो स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस से मिलकर बनते हैं उनकी हाइड्रोलिसिस नहीं होती, फर्स्ट पॉइंट। दूसरा, जब रिएक्शन में बनने के बाद कुछ हुआ ही नहीं तो क्या उसके नेचर चेंज होंगे सॉल्यूशन के, क्वेश्चन यहाँ पे दूसरा ही आ रहा है। पहला क्या क्वेश्चन आया, पहला पॉइंट हमें यह मालूम हो गया कि हाइड्रोलिसिस जो है सॉल्ट जो वो सॉल्ट जो स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस से मिलके बने होते हैं उनकी नहीं होती, पहला पॉइंट। दूसरा, क्या नेचर ऑफ सॉल्यूशन चेंज होगा, तो चूंकि देखो कोई चेंजिंग नहीं आ रहा है
हमने जब नमक डाला तो बाद में भी वैसे ही Na+ और Cl- के फॉर्म में ही है, इसने रिएक्ट ही नहीं किया वाटर से। जब रिएक्ट ही नहीं किया तो इसका मतलब नो चेंज इन नेचर ऑफ सॉल्यूशन, यानी नेचर के सॉल्यूशन के नेचर में कोई चेंजिंग नहीं आएगी। जब चेंज में नेचर के सॉल्यूशन के नेचर में जब कोई चेंज नहीं आएगा तो उसका pH कैसा रहेगा, जो पहले था वही बाद में, अगर पहले क्या था न्यूट्रल था, बाद में भी ही कैसा रहेगा, न्यूट्रल रहेगा। 3 पॉइंट हुआ। चौथा पॉइंट ये हुआ कि इससे हमें एक बात ये भी मालूम हुआ कि स्ट्रॉन्ग पार्ट जो होता है वो वाटर से रिएक्शन नहीं करता है। स्ट्रॉन्ग पार्ट जो होता है क्या करता है, वाटर से, ये सब क्या है, दोनों स्ट्रॉन्ग पार्ट है, ये दोनों क्या किया, वाटर से रिएक्शन नहीं किया। कोई दिक्कत यहाँ तक? जल्दी से नोट करो, फिर इसके बाद जो पॉइंट हमने बोला है वो लिखवा देते हैं। लिख लिए? चल लिखो तो पहला पॉइंट, हाइड्रोलिसिस ऑफ फर्स्ट पॉइंट लिखोगे, हाइड्रोलिसिस ऑफ सॉल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस इज नॉट पॉसिबल। क्या होता है, पॉसिबल नहीं होगा, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, स्ट्रॉन्ग पार्ट डू नॉट रिएक्ट विथ वाटर। क्या होता है, स्ट्रॉन्ग पार्ट जो है वाटर से रिएक्ट नहीं करता है, वाइल जबकि वीक पार्ट जो होता है वो रिएक्ट करता है। वीक पार्ट ओनली रिएक्ट विथ वाटर। ओके, 2 पॉइंट हुआ। तीसरा बोलो, नेचर ऑफ सॉल्यूशन में कोई चेंजिंग आएगा नहीं। नेचर ऑफ सॉल्यूशन क्या रहेगा, विल रिमेन सेम एंड विल रिमेन न्यूट्रल। सेम छोड़ो, विल रिमेन न्यूट्रल। अगर न्यूट्रल है तो pH कितना होगा, हाँ कितना होगा, 7 एंड pH विल बी 7। कितना होगा, क्योंकि क्या है, सॉल्यूशन का नेचर क्या है, न्यूट्रल है, इसलिए उसका pH कितना होगा, 7 होगा। ये सब कब होगा, जब हम सॉल्ट लेंगे, कौन सा, स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस का होगा। तो जल्दी से नोट करो, फिर अगला केस देखते हैं हम लोग। ओके चलो, तो हम लोगों ने अभी क्या सीखा कि हाइड्रोलिसिस सीखा है किसका, स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस का। ठीक है, अब हम लोग देख रहे हैं केस, हेडिंग डालोगे, हाइड्रोलिसिस ऑफ सॉल्ट of strong acid and weak base। अब हमारे पास कैसा सॉल्ट है, वो है स्ट्रॉन्ग एसिड का और वीक बेस का। इससे पहले हम लोग जो देखे उसमें दोनों ही स्ट्रॉन्ग पार्ट थे, स्ट्रॉन्ग एसिड भी स्ट्रॉन्ग था और बेस भी स्ट्रॉन्ग था। जैसे एग्जांपल देखो, NH4Cl Fe Cl3 AlCl3 एक्सेट्रा। ठीक है, अब आइए, तो हम एक एग्जांपल ले रहे हैं यहाँ से, NH4Cl। ये 2 पार्ट में टूटेगा, तो पहले ये बना कैसे होगा अंदाज़ा लगाओ। ये बना होगा किससे, NH4 बेस से, और एसिड कौन होगा, HCl। तो ये वीक बेस हो गया और ये स्ट्रॉन्ग एसिड हो गया, उससे मिलके बन गया क्या, NH4Cl। तो ये 2 पार्ट में टूटेगा। कैसे टूटेगा,
NH4 प्लस और ये Cl माइनस। कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं? ओके। तो पिछला केस जो हम लोग पहला केस जो देखे हैं उसमें क्या पता चला था हमें कि स्ट्रॉन्ग पार्ट जो है वाटर से रिएक्ट नहीं करेगा। देखे थे नहीं, NaCl में ना Na प्लस रिएक्ट किया ना ही Cl माइनस रिएक्ट किया, दोनों ही किसका था? एक स्ट्रॉन्ग का था, एक स्ट्रॉन्ग बेस का था, दूसरा स्ट्रॉन्ग एसिड का था। इसका मतलब ये हो गया कि स्ट्रॉन्ग पार्ट जो है वाटर से रिएक्ट नहीं करेगा। तो रिएक्ट कौन करेगा? वीक पार्ट करेगा। तो इन दोनों में ये कौन सा पार्ट है? ये कहाँ से आया है? देखो तो बेस से आया है और बेस कैसा है? वीक है। तो कम्स फ्रॉम कहाँ से? वीक बेस। और ये किधर से आ रहा है? कम्स फ्रॉम स्ट्रॉन्ग एसिड्स, है ना। तो ये आ गया आपको वीक बेस का हो गया, ये स्ट्रॉन्ग एसिड का हो गया। तो रिएक्ट कौन करेगा? ये करेगा, ये करेगा? नहीं, ये नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि ये स्ट्रॉन्ग एसिड का पार्ट है, ये रिएक्ट नहीं करेगा। कौन करेगा? ये रिएक्ट करेगा। अब कैसे करेगा तो हम आपको बता रहे हैं, जल्दी से नोट करो, आगे बता रहे हैं। चल अब देख, तो हमें मालूम हो गया कि यहाँ पे जो रिएक्शन होने वाली है वो किसके साथ होने वाली है? वीक पार्ट से होने वाली है। वीक पार्ट यहाँ पे कौन है? एनायन है या केटायन है? देखो तो कौन है? केटायन है ना। यानी केटायन जो है वाटर से रिएक्ट करेगा। कैसे रिएक्ट करेगा? देखो NH4 प्लस और साथ में है वाटर, रिएक्ट किया। अब इसमें किससे कौन रिएक्ट करेगा? तो यहाँ पर दो पार्ट होते हैं। कौन कौन? एक है H प्लस और दूसरा है OH माइनस। तो बोलो कौन सा पार्ट जाएगा? इस पे पॉजिटिव चार्ज, तो ये जाना चाहिए, नहीं ना जाएगा? कौन जाएगा? निगेटिव जाएगा। यानी ये इसके साथ रिएक्ट करेगा। तो इस तरह से यहाँ पे क्या बनेगा बताओ तो? NH4 OH और साथ में H प्लस रिलीज होगा। अब देखो यहाँ सामने आ गया कि यहाँ पे प्रोडक्ट के तौर पे हमें दो मिले, एक वीक बेस मिले और साथ ही साथ H प्लस रिलीज हो रहा है। H प्लस रिलीज होने का मतलब क्या हो गया? कि सॉल्यूशन का नेचर अब चेंज होगा। तो H प्लस किसको बताता है? एसिडिक नेचर को या बेसिक नेचर को? एसिडिक नेचर को। मतलब ये हो गया कि इस रिएक्शन में H प्लस इंक्रीज कर रहा है। H प्लस इंक्रीज कर रहा है मतलब सॉल्यूशन का नेचर तो चेंज हुआ ही। पहले कैसा हो गया? एसिडिक हो गया। और pH कितना होगा? 7 से कम होगा। एक पॉइंट। दूसरा पॉइंट, यहाँ पे कौन रिएक्ट कर रहा है वाटर से? केटायन रिएक्ट कर रहा है। तो इस तरह की हाइड्रोलिसिस को क्या कहेंगे? केटायनिक हाइड्रोलिसिस कहेंगे। तो लिखोगे इसमें एक दो पॉइंट। सिंस cation react with water, hence called क्या कहेंगे? केटायनिक हाइड्रोलिसिस। एक पॉइंट। दूसरा, pH क्या होगा? सॉल्यूशन का पहले तो नेचर चेंज होगा। कैसा हो जाएगा? वो एसिडिक होगा। नेचर ऑफ सॉल्यूशन, नेचर ऑफ सॉल्यूशन विल बी क्या होगा? एसिडिक एंड pH विल बी लेस देन 7। चलो जल्दी से नोट करो, फिर अब इसका हम लोग आगे फर्दर नोटिस करेंगे। कर लिए? चल आजा। अब यहाँ पे देखो तो कितनी इक्विलिब्रियम एग्जिस्ट करेगी? यहाँ पे इस केस में 3 इक्विलिब्रियम एग्जिस्ट करेगी। एक तो पहले बोर्ड पर नजर आ रहा है ना, जब केटायन वाटर से रिएक्ट कर रहा है तो ये भी इक्विलिब्रियम में एग्जिस्ट कर रहा है एक। उसके बाद ये देखो क्या बन रहा है? वीक बेस बन रहा है, तो ये भी इक्विलिब्रियम में एग्जिस्ट करेगा। और तीसरा वाटर वाला।
तो यहाँ पर हमें तीन इक्विलिब्रियम है, तो एक रिलेशन सेटअप करना है उन तीनों में। वो कैसे करेंगे वही देखना है हमें। हेडिंग डालोगे रिलेशन बिटवीन हाइड्रोलिसिस कांस्टेंट KH, उसके बाद डिसोसिएशन कांस्टेंट किसका, बेस बन रहा है ऑफ बेस, उसका क्या हो जाएगा KB, एंड तीसरा आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर, इसका क्या होगा KW। यानी यहाँ पे तीन इक्विलिब्रियम एग्जिस्ट करेगा, तो इन तीनों में हमें रिलेशन फाइंड करना है। बस करना क्या है, कुछ नहीं करना है आपको, तीनों का रिएक्शन लिखना है और फिर लॉ ऑफ मास एक्शन लगा देना। देखो कैसे करते हैं, देखो। तो सबसे पहले KH के लिए हाइड्रोलिसिस करेंगे, तो यहाँ पर किसकी हाइड्रोलिसिस हो रही है, केटायन की हो रही है, तो NH4 प्लस और वाटर लिक्विड क्या बनेगा बोलो, NH4 OH और H प्लस रिलीज होगा, ठीक है। अच्छा, तो यहाँ पे लगाओ लॉ ऑफ मास एक्शन, तो क्या हो जाएगा हाइड्रोलिसिस कांस्टेंट KH बराबर क्या हो जाएगा, कंसंट्रेशन ऑफ NH4 OH कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस, नीचे में कंसंट्रेशन ऑफ NH4 प्लस। तो ये हो गया इक्वेशन 1, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। चलिए अगला, ये बेस भी बन रहा है, कैसा बेस है, वीक बेस, तो ये भी इक्विलिब्रियम में एग्जिस्ट करेगा। चलो NH4 OH क्या होगा, NH4 प्लस और OH माइनस, लगाओ लॉ ऑफ मास एक्शन, तो डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ बेस बराबर क्या हो जाए, KB बराबर कंसंट्रेशन ऑफ NH4 प्लस कंसंट्रेशन ऑफ OH माइनस, और नीचे में कंसंट्रेशन ऑफ NH4 OH। ये हो गया इक्वेशन 2। और एक और है, कौन सा, वाटर का H2O लिक्विड क्या बनेगा, H प्लस और OH माइनस, तो इसके लिए KW बराबर क्या होगा, H प्लस और OH माइनस। ये हो गया इक्वेशन 3। तो इस तरह से हमारे पास तीन इक्विलिब्रियम एग्जिस्ट कर रहे थे, तो तीन इक्वेशन आ गए। अब इन तीनों में रिलेशन सेटअप करना है, तो जल्दी से नोट करो, फर्दर बता रहे हैं। आजा, अब हमारे पास तीन इक्वेशन है, इन तीनों में सेटअप करना है क्या, रिलेशन। तो करना क्या है, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को मल्टीप्लाई करो, मल्टीप्लाई इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2। इक्वेशन 1 ये है, इक्वेशन 2 है, दोनों को मल्टीप्लाई करो, मतलब क्या हो जाएगा, देखो तो KH इंटू KB बराबर क्या होगा, देखो तो KH का वैल्यू रखो, NH4 OH इधर H प्लस, और नीचे में NH4 प्लस, यही है KH का वैल्यू, ओके। और KB का वैल्यू पुट करो इनटू KB के पे देखो तो NH4 प्लस और क्या है OH माइनस, नीचे में क्या है NH4 OH, है ना।
अब देखो तो कुछ कटे उटेगा, देखो तो कुछ कट गया। NH4 से NH4H कट गया, इससे ये कट गया, ऊपर क्या बचा H प्लस और OH माइनस, इधर क्या है KH इंटू KB। अब ये इक्वेशन किसका है देखो तो, H प्लस OH माइनस बराबर क्या है KW है। तो इस तरह से या KH इंटू KB बराबर क्या हो गया KW हो गया। यानी इस तरह से हाइड्रोलिसिस कांस्टेंट KH बराबर क्या हो गया KW बाई KB। ये रिलेशन आ गया हमारा कब, जब सॉल्ट कैसा हो, स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक बेस का होगा। तो इन तीनों में रिलेशन कुछ इस टाइप का आएगा। क्या आएगा, हाइड्रोलिसिस कांस्टेंट बराबर आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर बाय डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ बेस। कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं। चलिए तो एक रिलेशन तो आ गया। अब हमें चूंकि नेचर ऑफ सॉल्यूशन क्या हुआ है, चेंज हुआ है, तो क्या निकालेंगे उसका पीएच निकालेंगे। जल्दी से नोट करो इसको, फिर निकालते हैं पीएच। कर लिए, आजा। अब हमें ये रिलेशन को ध्यान रखना, इसका जरूरत है। पीएच निकालना है तो लिखो, हेडिंग डालोगे कैलकुलेशन ऑफ पीएच। पीएच कैलकुलेशन ऑफ फॉर ए सॉल्यूशन ऑफ salt of a strong acid weak base। अब आपको क्या करना है, pH कैलकुलेशन करना है। लेकिन ये सॉल्यूशन किसका होगा, सॉल्ट होंगे। सॉल्ट कैसे होंगे, स्ट्रॉन्ग एसिड वीक बेस, जो हम लोग अभी पढ़ रहे हैं। ठीक है, चलो कैसे करोगे। इसमें क्या हुआ था, केटाइन ने वाटर से रिएक्ट किया था। देखो कैसे करना है, H2O लिक्विड, तो क्या बना था NH4 OH और H प्लस। हमें क्या निकालना है pH। pH के लिए हमें क्या चाहिए होता है, H प्लस का कॉन्सेंट्रेशन। तो H प्लस नजर आ रहा है, दिख रहा है ना H प्लस। अब उसका कॉन्सेंट्रेशन हमें चाहिए। तो मान लो कि जब टाइम 0 है तो इस सॉल्ट का कंसंट्रेशन दिया है C। देखो कैसे लिखोगे, ध्यान से देखो। जब अभी एक्सप्रेशन आ गया है, जब टाइम 0 है उस वक्त आपको सॉल्ट का कंसंट्रेशन कितना दिया है, C दिया है। तो इसका कंसंट्रेशन कितना होगा 0, और इसका क्या होगा 0। इसके यहाँ पर हम लोग क्यों नहीं लिख रहे हैं, हाँ ये क्या है सॉल्वेंट है, और सॉल्वेंट किस में होता है, एक्सेस में होता है। तो उसका कंसंट्रेशन क्या लेते हैं हम लोग, कांस्टेंट लेते हैं। तो उस पर कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। चलिए, तो जब सॉल्ट का कंसंट्रेशन क्या है C है, तो वो दोनों क्या होगा, अभी रिएक्शन शुरू नहीं हुई इसलिए वो 0। जब ये टाइम T इक्विलिब्रियम पे पहुंचेगा तब इसका कितना पार्ट टूटेगा। तो याद है हम लोग केमिकल इक्विलिब्रियम में पढ़े थे, या फिर इससे पहले आगे पढ़े हैं एसिड बेस, जब पीएच निकाल रहे थे तो C अल्फा लिख रहे थे। अब यहाँ पर ये सॉल्ट तो एसिड तो है नहीं बेस है, तो क्या लिखोगे, तो यहाँ पर हाइड्रोलिसिस हो रही है। तो कल ही बताए थे आपको कि क्या करना है, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन की जगह आप क्या लगाओगे, डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस यानी H लेंगे। तो जैसे हम पहले क्या लेते थे, तो C अल्फा लिखते थे, ये टूटता था। अब यहाँ पे अल्फा की जगह पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे क्या हो रहा है, हाइड्रोलिसिस हो रही है, तो क्या लोगे CH लोगे। यानी इसका, इस सॉल्ट का कितना पार्ट टूट रहा है, CH पार्ट टूट रहा है। तो ये कितना बनेगा, CH बनेगा, और ये भी CH बनेगा। था कितना C, टूटा कितना CH, तो बचा कितना C माइनस CH, ये बच गया इतना, ये दोनों बन गया। कोई दिक्कत नहीं। लगाओ लॉ ऑफ मास एक्शन। फ्रॉम लॉ ऑफ मास एक्शन क्या हो जाएगा, KH बराबर क्या होगा बोलो, कंसंट्रेशन ऑफ NH4 OH, कंसंट्रेशन ऑफ
H प्लस, उसके बाद नीचे में कंसंट्रेशन ऑफ NH4 प्लस। अब ये सब कंसंट्रेशन कहाँ का लेंगे? इक्विलिब्रियम का लेंगे। इक्विलिब्रियम पर यही सब वैल्यू नज़र आ रहा है। चलो वैल्यू पुट करो। तो देखो तो KH बराबर यहाँ पे कितना है, देखो तो यही है कितना, CH, और H प्लस की जगह भी CH। नीचे में इसका कहाँ है, यहाँ है। C इसमें से कॉमन ले लो तो क्या हो जाएगा, C इंटू 1 माइनस H होगा। तो ये हो गया एक्सप्रेशन। अब क्या कुछ कटेगा, देखो तो कटेगा, C से C कट गया, इधर क्या बच गया, ऊपर में CH स्क्वायर और नीचे में 1 माइनस H। तो 1 माइनस H लगभग 1 के बराबर आएगा, ठीक है। तो इस तरह से KH बराबर क्या हो गया, CH स्क्वायर हो गया। तो इस तरह से H बराबर क्या हो गया, देखो तो स्क्वायर रूट KH बाई C। ये हो गया आपको डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस का वैल्यू निकालने का। KH बराबर क्या हो गया, स्क्वायर रूट KH बाई C हो गया। कोई दिक्कत यहाँ तक? इसको एक बार फिर से समझा रहे हैं, समझना अच्छा से। हमें अब क्या करना है, pH कैलकुलेट करना है। तो pH कैलकुलेट करना, ये कैसा सॉल्ट है, स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक बेस का। तो हमको मालूम हो गया कि इसमें जो है ओनली वीक पार्ट जो है वही क्या करेगा, रिएक्ट करेगा। तो वीक पार्ट रिएक्ट किया तो हमारे पास ये एक्सप्रेशन आया। हमें pH कैलकुलेट करना है तो हमें क्या चाहिए होगा, H प्लस का कॉन्सेंट्रेशन। तो हमें यहाँ पर तो मालूम ही नहीं शुरू में। तब हम क्या किए, जब टाइम 0 है तो इस सॉल्ट का कॉन्सेंट्रेशन कितना दिया, C दिया। तो फिर वो 0 होगा, 0 0। जब ये रिएक्शन इक्विलिब्रियम पे पहुंची तो इसका कितना पार्ट टूटा, CH पार्ट टूटा। तो बना कितना, ये CH बना और ये भी CH बना। तो ये बच कितना गया, टूटा कितना है, CH था कितना, C, तो C माइनस CH ये बच गया। अब लगाए लॉ ऑफ मास एक्शन, तो हाइड्रोलिसिस कांस्टेंट का एक्सप्रेशन ये आ गया। अब फिर मैंने वैल्यू पुट किया। वैल्यू पुट करने के बाद इधर आया CH स्क्वायर बाई 1 माइनस H। क्योंकि H का वैल्यू 1 के कंपेयर में क्या होगा, बहुत छोटा होगा, इसलिए हम लोग लगभग इसको क्या करें, नेग्लिजिबल मान लिए। ये हो गया 1। तो इस तरह से KH बराबर क्या आ गया, CH स्क्वायर। तो H बराबर क्या हो गया, स्क्वायर रूट KH बाई C। तो ये हो गया डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस का एक्सप्रेशन। जल्दी से नोट करो, फर्दर बता रहे हैं। कर लिए, आजा। अब हमें निकालना क्या है, pH निकालना है ना। तो pH के लिए हमें क्या चाहिए, H प्लस का कॉन्सेंट्रेशन। देखो तो H प्लस के बराबर क्या नजर आ रहा है, क्या दिख रहा है, CH दिख रहा है। मतलब H प्लस बराबर क्या हो गया, CH हुआ। और CH का वैल्यू अभी अभी हम लोग निकाले हैं, देखो वहाँ क्या है, स्क्वायर रूट KH बाई C होगा। C को अंदर ले जाओ, जब C को अंदर ले जाओगे तो क्या हो जाएगा, स्क्वायर मिल जाएगा। तो ऊपर में यहाँ पर क्या, ऊपर में C स्क्वायर, नीचे में C क्या हो जाएगा, कट जाएगा। क्या हो गया, KH इंटू C हुआ। कोई दिक्कत, ये किसके बराबर हो गया, H प्लस के बराबर आ गया। अच्छा, हम लोग अभी कुछ देर पहले KH का कुछ रिलेशन निकाले थे, क्या था, KH बराबर, इसी केस में हम लोग अभी पढ़ रहे हैं, ठीक है। KH बराबर क्या आया था, KW बाई KB आया था, कुछ याद आ रहा है, पहला एक्सप्रेशन हमारा यही आया तीनों में रिलेशन, ठीक है। अब ये वैल्यू वहाँ पुट करो तो देखो तो क्या हो रहा है, H प्लस बराबर क्या हो जाएगा, KH की जगह रखो KW, ऊपर में C और नीचे में KB। तो ये हो गया H प्लस के बराबर। हमें निकालना क्या है, pH। तब क्या करोगे, हाँ क्या लेंगे हम लोग, माइनस लॉग लेंगे दोनों तरफ। अब टेकिंग क्या, माइनस लॉग बोथ साइड। तो देखो तो क्या हो जाएगा, माइनस लॉग H प्लस बराबर माइनस लॉग KW इंटू C।
और नीचे में के बी इसका पावर 1/2, इसी चीज स्क्वायर रूट को हम लोग वैसे लिख दिए ताकि आपको आसानी हो जाए, ठीक है। तो माइनस लॉग की जगह पर क्या आता है, पी एच आता है, तो यहाँ पर क्या हो गया, ये हो गया पी एच। अब उसको हमको सॉल्व करना है, तो क्या होगा, लॉग ए का पावर एक्स बराबर क्या होता है, एक्स लॉग ए। लॉग ए का पावर एक्स बराबर क्या होगा, एक्स लॉग ए, यानी यहाँ पे क्या होगा, बाहर आ जाएगा, इधर आ जाएगा -1/2। इधर क्या बच गया, लॉग के डब्ल्यू इंटू सी बाई के बी। कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं, आइए आगे। अब देख इसको तोड़ो, तो पी एच बराबर क्या हो गया, -1/2। इसको तोड़ो तो क्या हो जाएगा, log m इंटू एन और log m/n हो रहा है, देखो तो log m इंटू एन, तो इसको ले लो तो क्या हो जाएगा, log के डब्ल्यू माइनस log के बी प्लस log सी होगा, देखो तो होगा ना, ये दोनों ऊपर में है और ये नीचे में है, तो क्या हो जाएगा, log के डब्ल्यू माइनस ये ऊपर जाएगा तब log के बी, और ये ऊपर में है तो log सी प्लस log सी। अब क्या करो, माइनस को अंदर ले लो, 1/2, तो ये क्या हो गया, माइनस log के डब्ल्यू होगा, ये माइनस इसके साथ, यह माइनस है, यहाँ से आ रहा है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो हम इसको माइनस ही रहने दे रहे हैं, यहाँ हो गया माइनस log के बी, लिख सकते हैं, देखो तो माइनस माइनस प्लस हो गया, ऐसे भी हो गया माइनस माइनस प्लस, ठीक है। उसके बाद माइनस log सी होगा। अच्छा अब देखो बराबर 1/2, इसको क्या बोलते हैं, माइनस log के डब्ल्यू को माइनस log की जगह पे p, और उसके बाद क्या लगा हुआ है, के डब्ल्यू, तो ये क्या हो गया, p के डब्ल्यू हो गया, माइनस इसको क्या बोलेंगे, बोलो क्या बोलोगे, हाँ p के b हो गया, और माइनस log c हो गया। यहाँ तक आ गया, तो यहाँ तक नोट करो, फर्दर बता रहे हैं। चलिए अब आ जा। तो इस तरह से हमारे पास आ गया है पी एच बराबर क्या हो गया, हाफ पी के डब्ल्यू माइनस हाफ पी के बी माइनस हाफ log सी। हाफ हम लोग अब अंदर ले लिए हैं, अब आ जा, इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करेंगे, हाफ पी के डब्ल्यू माइनस 1/2 कॉमन ले लिया, तो क्या बच गया, देखो तो अंदर में पी के बी प्लस log सी, देखो तो बचा है ना, यहाँ पे देखो क्या हुआ, मैंने माइनस बाहर ले लिया तो क्या हो गया, अब यही चीज़ जो अगर माइनस अंदर लो तो क्या होगा, माइनस हाफ पी के बी माइनस हाफ log सी हो जा रहा है, यानी इस तरह से हो गया। ओके, ये हो गया पी एच बराबर, तो ये इक्वेशन जो आया है आपका ये वाला किसके लिए आया है, हम लोग पीएच निकालें किसका, स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक बेस का, ये वैलिड होगा एट ऑल टेम्परेचर पे, वैलिड एट ऑल टेम्परेचर पे, यानी आप जब भी जो टेम्परेचर दिया रहेगा आप रख के वैल्यू निकाल सकते हो। लेकिन अगर हम बात करें एट 25 डिग्री सी, तो वहाँ पे के डब्ल्यू का वैल्यू कितना होता है, बोलो बोलो, हाँ कितना होता है, 10⁻⁻14, तो पी के डब्ल्यू का वैल्यू कितना हो जाएगा, 14 होगा। अच्छा अब वैल्यू पुट करो, तो
pH बराबर, ये वैल्यू यहाँ रखो तो क्या हो गया 1/2 इंटू 14 माइनस हाफ pKb प्लस log C। तो इस तरह से हमारे पास स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक बेस में pH निकालने का फार्मूला डिराइव हो गया। क्या आया? pH बराबर 7 माइनस हाफ pKb प्लस log C। लेकिन ये इक्वेशन कहाँ पर वैलिड होगा? 25 डिग्री सेल्सियस पे। और देखो हम लोग पहले ही पढ़े थे इसका pH क्या होगा? 7 से कम होगा, यानी एसिडिक pH होगा। देखो यहाँ आ भी रहा है 7 माइनस में आ रहा है, यानी जो भी वैल्यू होगा 7 से नीचे ही होगा। ठीक है, तो ये इक्वेशन आपको ध्यान रखना है, और KH और KW और KB में रिलेशन ध्यान रखना। जल्दी से नोट करो, फिर अब इस पर क्वेश्चन करते हैं हम लोग। चलो ठीक है, अब हम लोग क्वेश्चन बनाते हैं। बस एक चीज़ क्वेश्चन बनाने शुरू करने से पहले एक बात आपको ध्यान रखना है कि हम लोगों को 4 सॉल्ट की हाइड्रोलिसिस करनी थी, जिसमें से पहला केस में तो हुआ ही नहीं, तो उसका pH जब भी पूछेगा तो कितना हो जाएगा? न्यूट्रल, यानी 7 के बाद बराबर होगा कभी भी। बस खास ध्यान रखना आपको उसमें कि वो टेम्परेचर को बात तो नहीं कर रहा है। अगर टेम्परेचर चेंज करके बताएगा तो उसके अकॉर्डिंग आपको क्या करना होगा। हम लोग जानते हैं कि pH के स्केल टेम्परेचर से क्या हो जाता है? चेंज हो जाता था। चलो ये बात कब होगा? जब सॉल्ट स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस होगा। लेकिन दूसरा केस हमारे पास आया है जब स्ट्रॉन्ग एसिड हो और वीक बेस में हो। सबसे पहले आप चेक करोगे कि जो सॉल्ट है जिसके बारे में पूछ रहा है वो सॉल्ट है किसका, ये सबसे पहला ध्यान रखना है आपको। तभी उसके अकॉर्डिंग फिर आपको क्या करना, फार्मूला वगैरह यूज करना होगा। ये नहीं कि मालूम हुआ कि सॉल्ट स्ट्रॉन्ग एसिड वीक बेस का है, हम लगा रहे हैं स्ट्रॉन्ग बेस वीक एसिड वाला, तो क्वेश्चन आपका गलत हो जाएगा और उसके अकॉर्डिंग भी आपको ऑप्शन में आंसर दिए रहेंगे। ठीक है, आइए मिलते हैं इनसे। तो पहला कह रहा है कि फाइंड, आपको KH निकालना है। क्या निकालना है? KH। KH बोले तो हाइड्रोलिसिस कांस्टेंट ऑफ सेंटी नॉर्मल सॉल्यूशन, यानी सॉल्यूशन जो है वो कैसा है और उसका कंसंट्रेशन दिया है कितना? सेंटी नॉर्मल। सेंटी नॉर्मल का मतलब 10 टू द पावर -2। याद ही से हम लोग आपको मोल कंसेप्ट पढ़ाए थे। सेंटी नॉर्मल का मतलब 10 टू द पावर -2। और आपको कौन सॉल्ट के साथ देखो NH4Cl। NH4Cl का मतलब स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक बेस है, जो हम लोग अभी अभी पढ़े ही हैं। इफ डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ, अभी चूंकि हम लोग पढ़ रहे हैं इसलिए हम ये बता रहे हैं, लेकिन क्या होगा क्वेश्चन एग्जाम में कि आप कुछ दिन के बाद अगला क्लास के वक्त आपको क्या होगा, आप सभी पढ़ चुके होंगे, तो हम मिक्स क्वेश्चन भी आएंगे, है ना। तो आपको इसका KB दिया हुआ है और आपको इन सब को भी निकालना है, H, H+ और pH भी निकालना है। तो कैसे करोगे? तो आपको देखो KB दिया हुआ है, KH पूछ रहा है, तो हम लोग आज एक रिलेशन निकाले थे KH बराबर किसके केस में? स्ट्रॉन्ग एसिड वीक के बेस में क्या था? KH बराबर KW बाई KB, यही था। अब यहाँ पे KW का वैल्यू कितना लोगे? क्योंकि क्वेश्चन में देखो तो कहीं टेम्परेचर के बात नहीं हुई है। जब टेम्परेचर की बात नहीं हो तब हम कौन सा टेम्परेचर का वैल्यू लेते हैं? 25 डिग्री सेल्सियस का, यानी वो स्टैंडर्ड टेम्परेचर होता है। तो इसका मतलब कितना लोगे? 25 पे कितना होता है? 10 टू द पावर -14। और नीचे में KB का वैल्यू देखो कितना है? 10 टू द पावर -6। तो कितना हो गया? 10 टू दी पावर -8। ये आ गया आपको KH का वैल्यू। तो पहला आंसर तो ये हुआ। ओके, अब आइए अगला बोल रहा है H निकालना, यानी डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस। तो कैसे निकालोगे? तो कुछ एक्सप्रेशन लिखना हम लोग जानते हैं। इसमें किसका हाइड्रोलिसिस हुआ था? केटायन का NH4+ और H2O क्या बना था? NH4OH और H+ बनेगा। फिर क्या करोगे? एक्सप्रेशन लिखो। जब T टाइम 0 है तो इसका कॉन्सेंट्रेशन दिया हुआ है, देखो कितना दिया है, ये कितना दिया है देखो, 10 टू द पावर -2 n दिया हुआ है। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा? 0.01। उसी चीज़ को हम ऐसे लिखे हैं, तो ये कितना होगा? 0 और
अच्छा एक बार समझ में कुछ आया, सॉल्ट का जो कंसंट्रेशन है वो पूरा पूरा हम ले रहे हैं, तो देख नहीं रहे हो क्यों? तो याद है जब हम लोग इलेक्ट्रोलाइट पढ़े थे तो वहाँ पर दो पार्ट बांटे थे इलेक्ट्रोलाइट को, स्ट्रॉन्ग और वीक। तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के केस में कौन कौन आया था? तो सॉल्ट, जितने भी टाइप के सॉल्ट होते हैं वो सभी क्या होते हैं? स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट होते हैं। इसलिए हम लोग वो क्या होगा, पूरा उसका डिसोसिएशन होता है, इसलिए हम लोग उसका पूरा वैल्यू लेते हैं। जैसे स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस टूटता है वैसे ही सॉल्ट भी टूटता है, ठीक है। तो जब ये इक्विलिब्रियम पे पहुंचेगा तो बताओ क्या होगा, इसका कितना पार्ट टूटेगा? CH, C की जगह पे क्या है 0.01, तो ये कितना बच जाएगा 0.01 माइनस 0.01 H टूट गया। ये कितना बना 0.01 H और ये भी 0.01 H। अब लगा दो लॉ ऑफ मास एक्शन, KH बराबर क्या हो जाएगा, कंसंट्रेशन ऑफ किसका, बेस का कितना है 0.01 H और इसका 0.01 H और नीचे में 0.01 कॉमन ले लो, 1 माइनस H, देखो तो ये कट गया, ऊपर में क्या बच गया 0.01 H स्क्वायर और नीचे में 1 माइनस H। तो 1 के कंपेयर में H का वैल्यू क्या होगा, बहुत छोटा होगा। तो इस तरह से H बराबर क्या हो गया KH बाई 0.01। देखो तो KH का वैल्यू कितना आया है, यही आया है 10 टू द पावर -8 और नीचे में है 10 टू द पावर -2, तो कितना हो गया 10 टू द पावर -3। ये आ गया आपको डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस यानी H का वैल्यू, ठीक है। तो जल्दी से नोट करो, फिर HH+ निकालते हैं। कर लिए, आ जाओ। उसके बाद हमें और क्या निकालना है, देखो H+ भी निकालना है। तो H+ कहाँ नज़र आ रहा है, यहाँ नज़र आ रहा है। तो H+ बराबर क्या हो जाएगा 0.01 H बराबर 10 टू द पावर -2। H का वैल्यू कितना है, देखो 10 टू द पावर -3, कितना हो गया 10 टू द पावर -5, ठीक है। तो pH कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा 5 नहीं हो जाएगा, हम डायरेक्ट कर दिए, माइनस लेंगे दोनों तरफ माइनस लॉग, तो ये कितना हो जाएगा लॉग माइनस लॉग 10 टू द -5 कितना वैल्यू होगा 5 हो जाएगा। तो ये भी आंसर हो गया, ठीक है। चलिए, तो ये था पहला क्वेश्चन, ये तो आसान था, जल्दी से बन गया। जल्दी से नोट करो, फिर अगला देखते हैं। चलो अगला क्वेश्चन है हमारे पास, कह रहा है कि फाइंड KH एट 363 केल्विन ऑफ ए सॉल्ट ऑफ ए स्ट्रॉन्ग एसिड वीक बेस इफ KB इज गिवन। अब बोलो क्या करोगे, KH निकालना है, KB दिया हुआ है, तो हमें कैसे रिलेशन है तीनों में, KH बराबर KW, और चूंकि सॉल्ट किसका देखो स्ट्रॉन्ग एसिड वीक बेस, तो क्या हो जाएगा KB हो जाएगा यहाँ पे। अब ये निकालना है, ये दिया हुआ, अगर ये वैल्यू निकल जाए तो यहाँ पे कितना लोगे 10 टू द पावर -14 लेंगे, लोगे नहीं ना लेंगे, क्यों, ये वैल्यू कब लेते हैं जब कोई टेम्परेचर क्वेश्चन में नहीं दिया हो, है ना, या फिर 25 डिग्री सेल्सियस दिया हो, कोई टेम्परेचर के बारे में बात ना कर रहा हो तो हम लेंगे, या फिर 25 डिग्री सेल्सियस दिया हो तब लेंगे, क्योंकि ये 25 डिग्री सेल्सियस का वैल्यू है। लेकिन क्वेश्चन में गौर करो तो कुछ टेम्परेचर की बात कर रहा है, कितना 363 केल्विन। इसका मतलब ये कौन सा टेम्परेचर हो गया, जोड़ो तो डिग्री सेल्सियस में कन्वर्ट करो तो 63 और 27 कितना हो गया 90 डिग्री हो गया। मतलब हमें 90 डिग्री वाला वैल्यू लेना था। 90 डिग्री पे KW का वैल्यू कितना आया था 10 टू द पावर -12 और KB का वैल्यू दिया हुआ है 10 टू द पावर -5, तो कितना हो गया 10 टू द पावर -7। देखो आंसर। और आपको यहाँ पे जब क्वेश्चन बनाओगे तो इस पर KW पे KW 10 टू द पावर -14 का वैल्यू पुट करके भी आपको ऑप्शन दिया रहेगा, ठीक है। तो चलो जल्दी से नोट कर लो।
ठीक है, चलो तो ये अगला एक क्वेश्चन है, कह रहा है कि हाउ मेनी ग्राम ऑफ अमोनियम क्लोराइड शुड बी डिजॉल्व पर लीटर ऑफ ए सॉल्यूशन टू हैव पीएच कितना हो जाए 5.13 हो जाए। ठीक है, और आपको पी के भी दिया हुआ है, तो इसको मैं आपको होमवर्क के तौर पे छोड़ दे रहा हूँ, आपको सॉल्व करके बताना है। ठीक है, क्या करना है आपको, इसमें मास पूछ रहा है तो निकाल लोगे, कैसे करना है आपको हम बता चुके हैं, आपको स्टेप फॉलो करोगे आपका क्वेश्चन ये भी सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, इसका सॉल्व करके आंसर बताना है कितना आया। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्लास में हम लोग इस पर कुछ और क्वेश्चन करेंगे और फिर अगला हाइड्रोलिसिस करेंगे दूसरे किसी सॉल्ट का। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। ओके, थैंक यू।